जय हिंद। मेरे साथ 7 सवाल का ये तीसरा एपिसोड है और आज हम आपके साथ जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर। इस चैप्टर के अंदर कुछ अन्य चैप्टर्स की शेडो यानी कि छाया ज़रूर पड़ती है, तो उनको भी देखेंगे। और जब भी आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो तो आप उसका सोल्यूशन देखने से पहले उसे 5 मिनट के लिए पॉज करिए, स्वयं करके देखिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए चलते हैं। ये रहा बच्चों पहला सवाल आपके सामने। ये एक इक्विलिब्रियम है जिसको pH इक्वल टू 4 पर मेंटेन किया गया है और आपसे बोला गया कि द pH ऑफ एक्वा सोल्यूशन इज मेंटेन्ड एट दीज वैल्यूज बाय एडिंग। इसके अंदर ये सोल्यूशंस में ऐड कर सकता हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है, व्हाट इज द सम ऑफ pH वैल्यूज इन विच द कलर ऑफ सोल्यूशन विल बी मोर येलोइश। मतलब ये 4-5 सोल्यूशन जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, इनमें से वो सोल्यूशंस की pH को जोड़ करके आपने सम बताना है जिस वजह से ये सोल्यूशन ज़्यादा येलो दिखाई देने लगे। सॉल्व कीजिए। वेल, कर लिया होगा आप लोगों ने। अब अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हो, इसको थोड़ा सा छोटा करके कोने में रख देता हूँ मैं। अगर थोड़ी सी जानकारी हो तो आप देखिए क्या होता है कि जो डाइक्रोमेट होता है, आपने कभी देखा होगा डाइक्रोमेट K2Cr2 उसको हमेशा एसिडिक मीडियम में ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बेसिक मीडियम में इस्तेमाल नहीं करते हैं। बेसिक मीडियम में आप KMnO4 को अगर देखें तो KMnO4 को एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, तीनों मीडियम में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन K2Cr2 को सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जैसे ही इसको बेसिक मीडियम मिलता है ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमेट के अंदर। तो यहाँ पर येलो दिखा रखा था, ऑरेंज दिखा रखा था, ये तो होता है जनाब ऑरेंज कलर का, ये तो होता है ऑरेंज कलर का, और ये होता है येलो कलर का, ये होता है येलो कलर का। तो आपसे इसमें पूछा था कि कौन कौन से सोल्यूशन को अपन ऐड कर सकते हैं। तो आप अगर इसको देखें तो जैसे मैं इसमें बेस डालूंगा, यानी कि pH इसकी अगर मैं बढ़ाऊंगा, तो pH अगर इसकी बढ़ाऊंगा तो आप देख सकते हैं बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में। यानी कि अगर मैं बेस ऐड करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में। यानी कि मैं सोल्यूशन की अगर pH बढ़ाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा। अभी सोल्यूशन की pH कितनी चल रही है, 4 से ज़्यादा करना पड़ेगा येलो करने के लिए। तो 4 से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी pH अवेलेबल थी, 5 अवेलेबल थी, 6.5 अवेलेबल थी, 5.5 अवेलेबल थी। अगर सम कर दूंगा मैं, सम करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 + 5.5 + 6.5 इक्वल टू आ गया टोटल 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता 17। यहाँ पर स्क्रीन के पीछे का कलर भी हमने येलो रखा है, हमारी शर्ट भी येलो है। सारे के सारे क्रोमेट येलो कलर के होते हैं, सिल्वर के क्रोमेट को छोड़कर। PbCrO4, Na2CrO4 दे ऑल आर येलो, बट Ag2CrO4 इज रेड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जेईई एडवांस 2019 का सवाल है। क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। जिंक की रिएक्शन कराई गई है हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 से। GRX 3 कंपाउंड बने हैं। जिंक की रिएक्शन फिर NaOH से कराई है तो T और Q बने हैं। फिर यहाँ पर जिंक G, जो कंपाउंड G है जो ऊपर मिला है, इसकी रिएक्शन H2S और NH4OH से कराई है तो प्रेसिपिटेट मिले हैं ZK + X + Y। और ये 4 ऑप्शन से पूछा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन पहचानिए। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, T के अंदर ये पूछा है। बॉन्ड ऑर्डर Q के अंदर बता रखा है कि क्या 1 है। Z जो है यहाँ पर बना है, क्या ये डर्टी वाइट कलर का होगा। और R जो यहाँ पर बना है, इसकी जो शक्ल है वो V शेप की है कि नहीं। आरंभ करिए। बना लिया होगा आप लोगों ने। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा किनारे पे लगा देता हूँ ठिकाने। आइए अब देखते हैं। आपसे बोल रखा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज +1। तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 होती नहीं है, जिंक की तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। क्यों होती है? चूँकि जिंक होता है 30 का मतलब होता है 1s2 2s2 करते करते 4s2 3d10 और आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल बिकम 4s0 3d10 विच इज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल से 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो ये तो हो गया सरासर गलत। तो इसका जो ये पहला ऑप्शन है कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट T में +1 है, वो हो गया गलत। हालांकि T है क्या वो भी देख लेते हैं। तो आप अगर को दिखाया जाए तो आप ज़रा देखते हैं तो जिंक की रिएक्शन जब NaOH से होती है तो बनता है यहाँ पर Na2ZnO2, इसे जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन निकलता है। ये हाइड्रोजन का लैब प्रिपरेशन है, NCERT में गिवन है। तो यहाँ पर जो चीज़ें बनी हैं, ये था T और ये था Q, और Q का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 1, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर Q
ये 1 है, ये करेक्ट दिया गया है। जेड इज़ डर्टी वाइट इन कलर। अब जेड बना कहाँ है, तो जेड यहाँ बना है, तो जी की रिएक्शन कराई गई है, जी बना है ऊपर, तो पहले इसको देख लेते हैं। जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराई है, तो जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराई है, तो क्या किया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड ने जिंक का क्या कर दिया होगा, ऑक्सीडेशन, तो क्या बना होगा यहाँ पर ZnSO4 बना होगा, साथ में क्या बना होगा SO2 प्लस H2O, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जब ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाता है तो SO2 जरूर रिलीज करता है, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन रहा है। अब जो हमारे पास जिंक सल्फेट है, इसी की बात की गई थी यहाँ पर, जिंक सल्फेट की ये रहा यहाँ पर ZnS। अब आप इसको देखें तो ये SO2 निकला, और SO2 ये है हमारे पास, इसको ZnSO4, ये G कंपाउंड है, दिस इज G। SO2 और X यहाँ पर जिसके बारे में पूछा गया था, R इज़ वी शेप्ड मॉलिक्यूल। अब आप इनको देखते हैं में से R कौन सा बैठता है। वैसे कमाल की बात यह है कि अगर आप H2O और SO2 किसी को भी देखें तो दोनों की ही बेंट शेप यानी कि वी शेप होती है। आपको मालूम है पानी की शेप अगर आप देखें तो पानी की ऐसे होती है, यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं, और अगर आप SO2 की शेप देखेंगे तो उसकी भी आपको यहाँ पर लोन पेयर होने की वजह से इसकी शेप भी आपको बेंट मिलेगी। तो चाहे किसी को भी अगर आप माने तो ये R बेंट शेप है, ये भी करेक्ट है। जेड इज़ डर्टी वाइट इन कलर। जेड हमारे पास ये प्रेसिपिटेशन है। जिंक का कोई सा भी सॉल्ट आप लोगे, इसको आप H2S और NH4OH से रिएक्शन कराएंगे। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो ये 4th ग्रुप के रेडिकल का प्रेसिपिटेशन है। 4th ग्रुप के रेडिकल जो हम प्रेसिपिटेट करवाते हैं, तो 4th ग्रुप के रेडिकल्स को प्रेसिपिटेट करवाते समय प्रेसिपिटेशन करवाया जाता है सल्फाइड की फॉर्म में, और सल्फाइड की कंसंट्रेशन को इन्हांस करने के लिए उससे पहले कि अपन H2S पास करें थोड़ा सा NH4OH डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो बना होगा ये जिंक सल्फेट था, ये जिंक सल्फेट था। जिंक सल्फेट की H2S और NH4OH से रिएक्शन कराने पर ये जिंक सल्फेट, दिस इज G, कराने के बाद क्या बना होगा, यहाँ पर ZnS आया होगा, साथ में X और Y, X ऊपर भी है X नीचे भी है, कन्फर्म हो गया कि इसको पानी होना चाहिए, और साथ में यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें बनी होंगी वो बना होगा यहाँ पर अमोनियम सल्फेट आपको मिला होगा, दिस इज अमोनियम सल्फेट, दिस वन इज़ Y। तो आपके पास ये ZnS जो है जिंक सल्फाइड ये वाइट कलर का होता है, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन सही हो गया BCD। यहाँ पर एक बात समझ लें, जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों के तीनों जो हैं, चूँकि 3D10, 4D10 और 5D10 होता है, तो तीनों के तीनों जो हैं वो कलरलेस कंपाउंड बनाते हैं। जिंक सल्फाइड कलरलेस है, लेकिन कैडमियम सल्फाइड येलो कलर का होता है, ये आपको याद रखना होगा। बैकग्राउंड यहाँ पर ग्रीन है, क्रोमियम +3 ग्रीन कलर के सॉल्ट बनाता है, ये आपको मालूम होगा। ये क्वेश्चन JEE 2004 में आया हुआ है। एक मेटल है, उसके और दे रखे हैं A1 और A2। A1 का कैल्सिनेशन किया, कैल्सिनेशन आपको मालूम है एयर के एब्सेंस में कराते हैं, ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एयर में इसको कराया जाता है। तो यहाँ पर एक ब्लैक PPT आए, CO2 गैस रिलीज हुई है, इसी में जब हम HCl डालते हैं तो I2 रिलीज होती है और D एक प्रेसिपिटेट आते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ से आप काफ़ी क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। ये A2 की रोस्टिंग की है, दूसरा और है A2, उसकी रोस्टिंग की है, G बना और वो मेटल प्रोड्यूस हुई है जिस मेटल की यहाँ पर बात की गई है। G को जब K2SO7 के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं तो ग्रीन कलर का सोल्यूशन यहाँ पर आ रहा है। चलिए सवाल बनाइए। कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में क्या था। एक A2 की रोस्टिंग करने पर एक गैस रिलीज हो रही है, तो कार्बोनेट की रोस्टिंग करेंगे तो CO2 रिलीज हो सकती है, लेकिन CO2 का तो K2SO7 से ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, क्योंकि CO2 में तो कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। कुछ और ट्राई करते हैं। तो और किसकी रोस्टिंग हो सकती है, सल्फाइड्स की हो सकती है। सल्फाइड्स की जब हम रोस्टिंग कराते हैं तो SO2 निकलेगा, और SO2 की तो K2SO7 के साथ रिएक्शन करने पर ग्रीन कलर बन सकता है, क्योंकि SO2 का जब ऑक्सीडेशन होता है K2SO7 से तो आपको पता है सल्फेट आयंस बनते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर मैं G की बात करूँ तो G हो सकती है SO2। SO2 की रिएक्शन जब K2SO7 से होती है इन एसिडिक मीडियम, तो क्या क्या बनता है, एक तो बनता है सल्फेट आयन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Cr2SO4 का होल थ्राइस, जो कि ग्रीन कलर का होता है। एक बात कन्फर्म हो रही है कि जो G कंपाउंड है, G कंपाउंड हमारा SO2 है। अब एक सल्फाइड ओर की रोस्टिंग पर मेटल बन रही हो, अगर आप इसे देखें तो अपने सिलेबस में भी देख सकते हैं, तो ये कॉपर की मेटलर्जी में सेल्फ रिडक्शन वाली, ऑटो रिडक्शन वाली जो वहाँ पर प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी है। कॉपर का जो सल्फाइड होता है, जब हम उसको वहाँ पर हीट करते हैं, जलाते हैं, तो जलाने पर वो सारा का सारा ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता।
फाइनली उसका ऑक्साइड उसके सल्फाइड से रिएक्शन करके मेटल बनाता है और SO2 रिलीज करता है। यानी कि जो A2 है ये Cu2S यानी कि कॉपर ग्लैंस होना चाहिए। इसको जब जलाएंगे एयर की प्रेजेंस में रोस्टिंग करेंगे तो ये Cu2O में कन्वर्ट होगा, दिस इज A2। लेकिन सारा का सारा Cu2O में तो कन्वर्ट होता नहीं है। फाइनली क्या होता है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर SO2 बनता है और साथ में मेटल यहाँ पर कॉपर रिलीज होती है। इसको ब्लिस्टर्ड कॉपर बोलते थे, चूँकि SO2 की वजह से इसके ऊपर ब्लिस्टर यानी कि फफोले पड़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास A2। अब ये कन्फर्म हो गया कि जो ये ओर हैं ये कॉपर के ओर हैं और ये कैल्सिनेशन पे CO2 रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये कॉपर कार्बोनेट होना चाहिए। और क्योंकि ये HCl के साथ भी रिएक्शन कर रहा है तो उसके अंदर शायद बेस भी होना चाहिए। तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्या नाम था इस ओर का, इसको बोलते हैं अपन लोग मैलेकाइट, इसको मैलेकाइट बोलते हैं। तो ये A1 जो है हमारे पास CuOH होल ट्वाइस, लेकिन साथ में CuCO3 बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलेंगे। गरम करेंगे CO2 रिलीज होएगी, CuO बनेगा, साथ में H2O आएगा। दिस इज़ ब्लैक, ये वो ब्लैक है जिसके बारे में बात की गई है। कॉपर के सल्फाइड और ऑक्साइड दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। अब यहाँ पर इसी में जब आप 4HCl ऐड कर देंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CuCl2 साथ में CO2 प्लस H2O। और ये जो CuCl2 है ये CuCl2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी KI के साथ दो लगेंगे यहाँ पर, इसको रिडक्शन करते हुए आयोडीन बाहर निकालता है Cu2I2 प्लस 4KCl प्लस I2 यहाँ पर रिलीज़ की गई थी। या D जो है दिस इज D। इस क्वेश्चन के पीछे की जो बैकग्राउंड है वो पिंक कलर की है और इससे आप ये जान सकते हैं कि कोबाल्ट के अधिकांश सॉल्ट आपको पिंक कलर के मिलेंगे बशर्ते उनके अंदर हाइड्रेटेड वाटर भी हो। अगर उनके अंदर हाइड्रेटेड वाटर नहीं होता तो वो ब्लू हो जाते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप ऐसे करके कोबाल्ट क्लोराइड लेते हो COCl2.3H2O लेते हो तो ये पिंक मिलेगा। COCl2 एनहाइड्रस लेते हो तो ये आपको फिर ब्लू कलर का मिलेगा। ये जानकारी इसकी बैकग्राउंड से आपको देखने के लिए मिल रही है। ये क्वेश्चन JEE 2015 का एडवांस का क्वेश्चन है। क्रोमियम +2 और मैंगनीज +3 का यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। कुछ बातें इनके रिगार्डिंग कही गई हैं। क्या कही गई हैं आपको बताना है। इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंगनीज +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों Cr+2 Mn+3 D4 कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। Cr+2 यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्रोमियम +2 आयन अटेन्स D5 कॉन्फ़िगरेशन। चलिए आरंभ करिए। बना लिया होगा आप लोगों ने इसको। वीडियो पॉज करने के लिए मैंने आपको बोल ही रखा है कि आपको वीडियो पॉज करना है क्वेश्चन करने से पहले। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इस जगह पर आप ये क्वेश्चन जो यहाँ पर JEE ने 2015 में पूछा है, आप अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन NCERT के अंदर 4 से 5 बार अलग अलग जगहों पर डिस्कस किया गया है। इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस में भी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी, एग्जाम्पल में भी। तो क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। Cr+2 है हमारे पास। Cr+2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हैं। और जो मैंगनीज +3 है उसका भी कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D4। दोनों का ही कॉन्फ़िगरेशन 3D4 है तो ये तो करेक्ट है C। लेकिन यहाँ पर Mn+3 ये 3D4 है तो ऑब्वियसली बात है, जनरल तो ट्रेंड यही है कि इलेक्ट्रॉन रिसीव करके इसको Mn+2 बना देना चाहिए और 3D5 हो जाना चाहिए। यानी कि मैंगनीज +3 को अपना क्या करना चाहिए, रिडक्शन करना चाहिए। और अगर मैंगनीज +3 अपना रिडक्शन करेगा तो कैसे बिहेव करना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये बात तो सही है। एग्जैक्टली यही प्रॉपर्टी क्रोमियम के अंदर भी होनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि क्रोमियम की +3 स्टेट क्रोमियम की +2 स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होती है। ये बात NCERT में कई बार डिस्कस की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात ज़रूर ध्यान रहनी चाहिए। ये अपने आप को Cr+3 में यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने आप को Cr+3 यानी कि 3D3 में लाता है और ये अपना पसंद करता है ऑक्सीडेशन। तो जब अपना ऑक्सीडेशन पसंद करता है तो ये अपने आप को अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ऑप्शन जाएगा ये। इसका जो D ऑप्शन है ये D ऑप्शन करेक्ट नहीं बैठ सकता, क्योंकि आप बोल रहे हो जब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है तो अपना ऑक्सीडेशन कराएगा तो 4 से घट करके 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। क्रोमियम की ये वाली स्टेट
स्टेबल क्यों है, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको T2G कॉन्सेप्ट से हम लोग समझाते हैं कि क्रोमियम हमारे पास रहता है जब +2 स्टेट में 3D4 में रहता है, तो 3D4 में यहाँ पर एक T2G सेट रहता है और इधर रहता है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल रहता है, और 4 इलेक्ट्रॉन जब आप भरते हैं तो 1 2 3 4, अभी T2G सेट जो है वो पार्शियली फिल्ड रहता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये हो जाता है यहाँ पर हाफ फिल्ड शेल T2G। हाफ फिल्ड होने से क्या होएगा, स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेता है। इसलिए बात ध्यान रखनी है कि मैंगनीज जो है, मैंगनीज तो अपना पसंद करता है रिडक्शन, जबकि क्रोमियम +2 अपना पसंद करता है ऑक्सीडेशन। बैकग्राउंड यहाँ पर वाइट है जो इस बात को बता रही है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स अमूमन कलर्ड आयंस बनाते हैं, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ आयंस ऐसे भी हैं जो कलरलेस होते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी, उधर आपका स्कैंडियम जो कि ऑलवेज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ये आपके लिए हमने निकाला है नीट का 2018 का क्वेश्चन, बहुत चतुराई के साथ पूछा गया सवाल है। सवाल के अंदर पूछ रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट डी ट्रांजिशन, इनमें से किसके अंदर डी ट्रांजिशन हो रहा है। आपको पता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, वो कलर्ड आयंस बनाते हैं और उसके पीछे रीज़न डी ट्रांजिशन होता है। तो आपको इन चारों में से छांट करके बताने हैं कि कौन कौन से आयन में डी ट्रांजिशन हो रहा है। कर लिया होगा आप लोगों ने। तो इसमें ये क्रोमेट आयन है तो ये होता है CrO4 2 नेगेटिव, ये डाइक्रोमेट है, ये है Cr2O7 2 नेगेटिव। इसको अगर आप देखें तो मैंगनेट आयन है, ये है MnO4 माइनस, और ये पर मैंगनेट आयन है तो ये हो गया MnO4 2 माइनस, और ये हो गया MnO4 माइनस। अब अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इस जगह पर ऑक्सीडेशन स्टेट बैठेगी 6, इस जगह पर बैठेगी 7, इस वाले के अंदर बैठेगी 6 और इस वाले के अंदर भी बैठेगी 6। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +6 है तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3D0। मैंगनीज की जब +7 है तो ये भी हो जाएगी 3D0। तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक यही बचा है मैंगनेट आयन Mn+6, इसके अंदर आपको 3D1 मिलेगा, और जब 3D1 होगा तो यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन कर सकता है। जानकारी आपको होगी ये सारे के सारे आयंस कलरफुल हैं, लेकिन इसमें और इसमें, ए में, बी में, डी में, इसका आंसर तो सी हो गया। ए में, बी में और डी में तीनों में ही कलर हैं, लेकिन यहाँ पर कलर डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं, चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से आया होगा। यहाँ पर कलर चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से आया होगा। यहाँ पर मैंने इसकी बैकग्राउंड कर दी है ब्लैक, और अगर आपको याद हो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंगनीज का ऑक्साइड MnO2, जिसे कि आप पायरोलुसाइड बोलते हैं, वो ब्लैक कलर का होता है। ये क्वेश्चन NCERT के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का डिस्कशन किया गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत शानदार लिखा गया NCERT के अंदर, ज़रूर पढ़ कर के देखना चाहिए आप लोगों को। उससे रिलेटेड एक यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, दो अलग अलग ग्राफ हैं, दोनों जगहों पर आपको सर्कल्ड एटम पहचानना है। 3D ट्रांजिशन सीरीज़ का ये है, इधर मेल्टिंग पॉइंट का 3D ट्रांजिशन सीरीज़ के एटॉमिक नंबर के साथ ग्राफ है, इस तरफ मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात की गई है। चलिए पहचानिए। कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ये देखिए, आपको मालूम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जब मेल्टिंग पॉइंट चलते हैं तो जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ ही जो पार्टिकल्स हैं मेटल्स के, वो एकदम टाइटली बाउंड रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनके लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा देना पड़ता है। तो जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती रहती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ता चला जाता है। तो कहाँ से शुरू होगा? अगर स्कैंडियम से शुरू करेंगे तो सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आएंगे? मैंगनीज पर आएंगे, क्योंकि मैंगनीज पर आकर के 3D5 हो जाता है, आगे जाके धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो इस जगह पर ये वाला जो था, इसका तो आंसर बैठेगा यहाँ पर मैंगनीज। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें मेल्टिंग पॉइंट के केस में साफ साफ NCERT के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट भी एग्जैक्टली फॉलो तो यही ऑर्डर करना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, स्टार्टिंग मेल्टिंग पॉइंट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ को अगर आप देखें
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ऐसा नहीं देखने को मिलता, सेकंड में भी नहीं मिलता, सिर्फ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में देखने के लिए मिलता है कि पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है और फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। लेकिन आप अगर फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में देखें तो जिस जगह सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए मैंगनीज में, वहाँ पर एक्सेप्शनली कम होता है। यानी कि ये जो यहाँ पर आपको ये जो जगह दिखाई गई है, ये जगह मैंगनीज की है। तो उससे ठीक पहले कौन होता है यहाँ पर? क्रोमियम। इसका मतलब पहले वाले का आंसर क्रोमियम था और दूसरे वाले का आंसर मैंगनीज। बैकग्राउंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑरेंज है, K2SO7 ऑरेंज कलर का होता है और अगर गर्म कर दो तो वो क्रोमेट यानी कि येलो में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलते हैं जेईई के 2011 के क्वेश्चन के ऊपर। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। कॉपर +1 को डिस्प्रपोर्शनेट किया गया है कॉपर और कॉपर +2 में। इस इक्विलिब्रियम को बोल रखा है कि ये इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट करना है। इनमें से चारों में से वो कौन सा आयन है जिसको डालने से ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? बना लिया होगा आप लोगों ने। मैं इस रिएक्शन से रिलेटेड पहले कुछ चर्चा आपके साथ करना चाहता हूँ। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है। क्या होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आप देखें कॉपर प्लस और कॉपर +2 को देखें तो ये होता है 3D10 और ये होता है 3D9। अगर हम हाफ फील्ड और फुल फील्ड के हिसाब से देखें तो ये इंटर कन्वर्जन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3D10 होता है स्टेबल। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक्वस मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है ऐसे करके। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर से ज़्यादा हाइड्रेशन कॉपर +2 का होता है, ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है जो इस रिएक्शन के डेल्टा H को नेगेटिव, कॉरस्पॉन्डिंगली डेल्टा G को नेगेटिव बना देती है और इस रिएक्शन का कॉरस्पॉन्डिंगली E सेल पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो जाती है। अब हमसे पूछा था इस रिएक्शन को पीछे की तरफ शिफ्ट करना है, कौन कौन से रिएजेंट डाल सकते हैं? तो पहला रिएजेंट जो डल सकता है वो है Cl नेगेटिव। कैसे? कॉपर +2 जो है वो Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके बनाता है CuCl2 और CuCl2 की एक बड़ी ही पॉपुलर प्रॉपर्टी है कि वो कॉपर के साथ रिएक्शन करके Cu2Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे मैं Cl नेगेटिव डालूंगा तो पहले इसका CuCl2 बनेगा और कॉपर वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था, उन दोनों के आपस में रिएक्शन करके Cu2Cl2 बन जाएगा। तो एक तो बी हमारा करेक्ट हुआ। इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं आइए देखते हैं। एक यहाँ पर करेक्ट जाएगा इसमें साइनाइड आयन। क्या होता है? कॉपर +2 जब साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है CuCN का होल ट्वाइस, जो कि स्वाभाविक था, बनना था। अब CuCN के होल ट्वाइस के अंदर एक प्रॉपर्टी है, ये अपने आप को कन्वर्ट कर देता है CuCN ट्वाइस ऑफ CuCN और ये यहाँ पर बनाता है CN होल ट्वाइस। साइनोजन है, स्यूडो हेलोजन्स हैं। अब ये जो CuCN है ये यहाँ पर 3Cn नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके बनाता है CuCN का होल 4 एंड इसके ऊपर 3 नेगेटिव। अब अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो आप अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें +2 से शुरू किए थे, यहाँ पे +2 ही थी, इस जगह पर कितनी हो गई +1। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 चल रही है, यानी कि आपका कॉपर +2 जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया है? कॉपर प्लस में कन्वर्ट हो गया है। तो ये कॉपर +2 कॉपर प्लस में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो दूसरा रिएजेंट यूज़ हो सकता है वो यूज़ हो सकता है Cn नेगेटिव, और जैसी प्रॉपर्टीज़ ये साइनाइड दिखा रहा है एक्जैक्टली वैसी प्रॉपर्टी HCN नेगेटिव भी दिखाएगा। यहाँ पर बैकग्राउंड डीप ब्लू कलर की है और डीप ब्लू कलर जो है कॉपर अमूमन ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब कॉपर में अमोनिया डाल दिया जाता है तो कॉपर टेट्रामीन सल्फेट यानी कि CuNH3 होल 4+2 ये आयन बनता है जो कि डीप ब्लू कलर का होता है। ये थे मेरे साथ 7 सवाल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आशा आपको बहुत पसंद आए होंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट चैप्टर और कुछ नए टॉपिक्स के साथ।